अपने घर के आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी जब मैंने देखा कि मेरी जवान बेटी कमरे से बाहर आई और अजीब तरीके से लंगड़ाते हुए चल रही थी। मैंने उसे आवाज दी, ए लड़की, ये क्या कर रही है, किस तरह से चल रही है? तो उसने जवाब दिया, इस तरह से नहीं चलूं तो और किस तरह से चलूं? आपको क्या पता मेरी हालत क्या है? उसकी बातें और चाल देखकर मैं परेशान हो गई। मेरी बेटी दिन भर बिस्तर पर लेटी रहती थी, पढ़ाई के नाम पर पूरा दिन कमरे में बंद रहती थी। मैं उसे घर का कोई काम नहीं करवाती थी और अब उसकी चाल ही नहीं, उसकी हरकतें भी बदली बदली सी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे समाज की सताई हुई हो और सबसे ज्यादा परेशानी इसी को हो। इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि मेरा पति कमरे से बाहर आया। मैंने कहा, आप रात को बेटियों के कमरे में सो गए थे? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं उन्हें ट्यूशन पढ़ा रहा था तो वहीं सो गया। वह अजीब तरह से अंगड़ाई ले रहा था। मैंने कहा, आपको जवान बेटियों के कमरे में सोने की क्या जरूरत थी? मुझे तो लगा कि आप सुबह उठकर काम पर चले गए थे। उसने कहा, नहीं, अभी काम पर जाऊंगा। वह मेरा पति था, उसकी हरकतें पहचानती थी। उसकी हरकतें अजीब लग रही थीं, जैसे उसने बहुत अच्छी रात गुजारी हो। मेरी बेटियां आजकल कुछ अजीब सी रहती थीं। एक दिन मेरी बड़ी बेटी मेरे पास आई और कहने लगी, अम्मा, तुझे क्या बताएंगे इस घर में क्या हो रहा है? मैंने पूछा, क्या मतलब? तो उसने कहा, ये जो बापू है हमारे कमरे में सो जाता है। तुझे पता है ये हमारे साथ क्या करता है? मैंने हैरानी से पूछा, क्या करता है? उसकी बातें सुनकर मैं अपना सर पकड़ कर रह गई। उसने कहा, बापू रोज रात को हमारे साथ। मेरी बेटी की बातें सुनकर मेरी दुनिया हिल गई। मेरा पति, जिसका नाम रोहित था, मुझसे उम्र में कम था। सब कहते थे कि तुझे इतना जवान पति कहाँ से मिल गया? तो मैं कहती थी कि मेरी किस्मत अच्छी है और तुम लोग क्यों जलते हो? लेकिन आज सच सामने आ चुका था। रोहित कहता था कि उसे अपने से बड़ी उम्र की औरतों में दिलचस्पी है, इसीलिए उसने मुझसे शादी की थी। मेरी जिंदगी उसके साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। हमारे पास घर था, परिवार था, अच्छा पति था और क्या चाहिए था। उसकी कमाई भी अच्छी थी और वह घर में पैसे लेकर आता था। मेरे पास भी कुछ पैसे थे जो मैंने जमा किए हुए थे। मैं लोगों के कपड़े सिलती थी, जिससे मेरे पास भी कुछ आमदनी होती थी। मेरी 3 बेटियां थीं, जिनकी उम्र में एक साल का फर्क था, लेकिन अब तीनों ही जवान हो गई थीं। मेरे पति के साथ संबंध बहुत अच्छे थे। हम पूरे परिवार में मशहूर थे। सब कहते थे कि गायत्री के तो भाग खुल गए हैं। मेरा नाम गायत्री था, लेकिन प्यार से मुझे लज्जो कहते थे। मैं भी जवान और खूबसूरत थी और 3 जवान बेटियों की माँ नहीं लगती थी। मेरी बेटियाँ भी मुझ पर गई थी और बहुत ही सुंदर थीं। उनको देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी, इसलिए मैं चाहती थी कि वे जिंदगी में कुछ बन जाएं। उनकी पढ़ाई करवा रही थी ताकि वे बड़ी अफसर बन सकें। रोहित बहुत पढ़ा लिखा था और वह मेरी बेटियों को खुद ही ट्यूशन पढ़ाया करता था, पर आजकल घर में कुछ अजीब हालात चल रहे थे। एक रात रोहित अचानक से उठा और कहने लगा, मैं चलता हूँ। मैंने पूछा, कहाँ? तो उसने कहा, बेटियों को पढ़ाई करवाने। मैंने कहा, इस वक्त? तो उसने कहा, अरे तुझे नहीं पता, उनके टेस्ट चल रहे हैं। अब पढ़ाई में क्या दिन और क्या रात, रातों को बैठकर पढ़ाना पड़ता है, तब कहीं जाकर अच्छे नंबर आते हैं। तुझे नहीं पता, आजकल बड़ा कंपटीशन हो गया है। मैंने कहा, अच्छा, फिर जल्दी आ जाना। तो उसने कहा, क्यों, मेरे बिना दिल ना लगेगा तेरा? मैंने कहा, तेरे बिना मेरा दिल लगता है, तू ही तो मेरा सुहाग है, सब कुछ है तू मेरा। और फिर आज देख, मौसम कितना अच्छा था और तू चल दिया उन्हें पढ़ाने के लिए। उसने कहा, उनकी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। मेरी जान, तू फिक्र मत कर, हमारे पास तो सारी जिंदगी पड़ी है। कभी कभी मुझे बहुत खुशी होती थी कि उसे बेटियों की बहुत फिक्र थी, वरना उसे क्या था, वह अपने सारे काम तो कर रहा था, पैसे कमा के ले आता था, मुझे भी खुश रखा हुआ था। अगर यह ना भी करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अच्छा लगता था कि उसे हम सब की इतनी फिक्र है। एक दिन मैं बाजार में जा रही थी जब मुझे मेरी एक सहेली मिली। उसने पूछा, क्या हाल है तेरा और तेरा पति कैसा है? मैंने कहा, ठीक है, बिल्कुल, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है उसके साथ खुश हूँ। यह बात सुनकर मेरी सहेली हैरान हुई और कहने लगी, अच्छा, तेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, पर मैंने तो कहा था कि तेरी उसके साथ जिंदगी कभी अच्छी नहीं गुजरेगी। मैंने कहा, हाँ, मुझे याद है, तू तो मेरी शादी वाले दिन मुझे मंडप से उठाने के लिए आ गई थी। तूने रोहित को किसी लड़की के साथ पकड़ लिया था ना? लेकिन देख, ये जो मर्द होते हैं ना, इनका शादी से पहले 50 जगह चक्कर होता है, लेकिन वो लड़की इनके लिए सबसे ज्यादा अहम होती है जिससे ये शादी करते हैं। रोहित खूबसूरत है, जवान है, उसके पीछे हजारों मरते होंगे, पर शादी तो उसने मुझसे की है। देख, ये जो मर्द होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। अब आप कहीं से ऐसा मर्द ढूंढ कर नहीं ला सकते जो बहुत ही अच्छा हो और जिसने कभी किसी लड़की को नजर भर के भी ना देखा हो। ऐसा
मर्द ढूंढने निकलेंगे तो कोई भी नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ता है, क्या कहते हैं इंग्लिश में, एडजस्ट करना पड़ता है। वह कहने लगी, हाँ मुझे पता था कि तू बड़ी अच्छी तरह एडजस्ट कर लेगी, लेकिन यह नहीं पता था कि इतने सालों तक कर लेगी। चल अच्छी बात है, कोई अपने घर में खुश रहे तो हमें क्या। पर तेरा पति आंखों का बड़ा कच्चा है, उसकी आंखें बड़ी मटकी हैं। मैंने कहा, अब नहीं, ऐसा होता नहीं, अब तो मैं ही मैं हूँ। सिर्फ अपनी उंगली पर लपेट लिया है मैंने। हम दोनों सहेलियां हंसने लगीं। उसने कहा, यह तो फिर बहुत अच्छा हुआ, अगर तूने ऐसा कर लिया है तो और क्या चाहिए। चल ठीक है, मैं चलती हूँ। घर बदलने की वजह से मैं बहुत व्यस्त थी। मैंने अपनी दोस्त से कहा, जब तुम्हारा घर सेट हो जाए तो मुझे बताना, मैं मिलने आऊंगी और तुम्हारा नया घर भी देख लूंगी। उसने जवाब दिया, तू आ जाना, लेकिन अपने पति को लेकर मत आना। मैंने हैरान होकर पूछा, यह क्या बात हुई, पति को क्यों न लाऊं? उसने जवाब दिया, गलत मत समझना, पर मेरी जवान बेटी है। मैंने कहा, तू कैसी बातें कर रही है। इस पर वह हंसने लगी और कहने लगी, तुझे अपने पति पर भरोसा है पर मुझे नहीं है। मुझे पता था कि वह मजाक कर रही है, इसलिए मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना। मैं समझ गई थी कि खूबसूरत मर्द के पीछे कई लड़कियां होती हैं, इसमें कसूर मर्द का नहीं होता। अब यह रोज का किस्सा बन गया था। मेरा मर्द रोहित बेटियों के कमरे में पढ़ाई करवाने के बहाने जाता और वहाँ बैठा रहता। मैं उसका इंतजार करती रहती, जबकि वह कहकर जाता था कि जल्दी आऊंगा, लेकिन मैं थकी होती थी और सो जाती थी। सुबह वह बेटियों के कमरे से बाहर निकलता। मैंने पूछा, रात भर क्या करते रहे? तो उसने जवाब दिया, पढ़ाते पढ़ाते नींद आ गई, पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। मैंने कहा, ऐसी भी कौन सी नींद है? तो वह बोला, तुम्हें पता है, मैं जवान आदमी हूँ, मुझे ऐसी ही नींद आती है। मैंने पूछा, और मैं क्या बुरी हूँ? वह बोला, नहीं नहीं, तुम तो मुझसे भी ज्यादा जवान हो। मेरे मर्द की बातें बहुत अच्छी होती थी, इसलिए मैं उसके सामने कुछ नहीं कह पाती थी। एक दिन मैंने अपनी बेटी रिया को लंगड़ाते हुए देखा। यह कोई आम बात नहीं थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? वह बोली, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ठीक तरह से चलने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, मैंने तुझे लंगड़ाते हुए देखा है, क्या मसला है? उसने नजरें नहीं मिलाई और कहा, कोई मसला नहीं है, शायद कोई बात थी जो वह मुझसे छुपा रही थी। एक दिन मेरी तीनों बेटियां मेरे पास आकर बैठ गईं और कहने लगी, हे अम्मा, हमने कभी ख्याल नहीं किया, लेकिन आपने हमारे लिए बहुत कुर्बानी दी है, हमें आपसे बहुत लगाव है, आप अब हमें बहुत अच्छे लगती हैं। मैंने उन्हें प्यार से गले लगाया और कहा, क्या हुआ आज? क्या यह माँ का दिन है जो तुम सब मेरे पास आकर बैठ गई हो? वे कहने लगी, नहीं अम्मा, बस हमें एहसास हो गया है कि आप बहुत अच्छी इंसान है। आपने हमेशा हमारे बारे में सोचा है, अपने बारे में नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, माँ तो ऐसी ही होती है, और मुझे तो हमेशा से ही माँ बनने का शौक था। तुम लोगों को आज क्या हो गया है? थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वे तीनों ही रोने लगीं। जैसे ही रोहित वहाँ आया और उसने उन तीनों को देखा तो वे फौरन अपने आंसू पोंछने लगीं। मैंने रोहित से कहा, देखो तुम्हारी बेटियाँ आज कैसे रो रही हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है, लगता है इन सब ने कोई इमोशनल फिल्म देख ली है। रोहित हंस पड़ा और कहने लगा, फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन लगता है इनके दिमाग खराब हो गए हैं। उसने यह बात ठीक से नहीं बोली और बेटियों को डांट भी पिलाई। मैंने कहा, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? वह कहने लगा, इसलिए कि आज रिया का जन्मदिन है और यह घर में इस तरह का माहौल बनाकर बैठ गई है। रिया हैरान रह गई। सच में आज उसका जन्मदिन था और वह अपना जन्मदिन बहुत खुशी से मनाती थी, लेकिन इस बार भूल कैसे गई और मैं भी भूल गई थी। उसने कहा, लेकिन मैं नहीं भूला था। रोहित ने एक केक हमारी तरफ बढ़ा दिया और कहने लगा, चलो केक कटते हैं। जब वह सबका इतना ख्याल रखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने सोचा कि आज हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे, पर मैं तो इंतजार ही करती रह गई और वह बेटियों के कमरे में चला गया। मैंने सोचा, पता नहीं इनके टेस्ट कब खत्म होंगे जो मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया है। रोहित ने कहा, टेस्ट खत्म हो गए हैं, लेकिन अब आगे की पढ़ाई बहुत मुश्किल है क्योंकि फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। मेरे बातों बातों में यह बात अपनी सहेली को बताई। उसका घर बन गया था और मैं उसका घर देखने गई थी। उसने कहा, तुझे ऐसा नहीं लगता कि वह तुझसे ज्यादा तेरी बेटियों से प्यार करता है? मैंने कहा, और तुझको क्या लगता है? यह तो सब जानते हैं कि मर्द को तो अपने बच्चों से ही ज्यादा प्यार होता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है?
वह कहने लगी, नहीं, यह सब कुछ थोड़ा सा अजीब है। कुछ तो ऐसा है जो तू भी देख रही है पर आंखें बंद करके बैठी है। तेरा बेटियों वाला घर है, तुझे अपनी आंखें हर तरह से खोल के रखनी चाहिए। शायद जो वह मुझे समझाना चाह रही थी मैं ना समझ सकी। मुझे लगा कि वह यह कह रही है कि अपनी बेटियों पर नजर रखा कर, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वह बहुत अजीब था। एक दिन रिया की तबीयत अचानक से खराब हो गई। मैंने कहा, क्या हो गया? वह कहने लगी, लगता है मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे उल्टी भी आ रही है। मैंने कहा, चल तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। वह कहने लगी, नहीं, नींबू पानी पी लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर के पास नहीं जाने का दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा, मरीज का कहाँ दिल करता है डॉक्टर के पास जाने का, लेकिन तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो क्या होगा? रोहित भी वहाँ पर आया तो मैंने उसे परेशान होकर कहा, इसकी तबीयत बड़ी खराब है और डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही। उसने कहा, इतनी भी खराब नहीं है, पढ़ाई की टेंशन की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक हो जाएगी तो परेशान नहीं हो। आगे पीछे तो वह मेरी बेटियों की बहुत फिक्र करता था, पर आज इस तरह से कहने लगा जैसे उसको कोई फिक्र नहीं है। उसने कहा, छोड़ दो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। मैंने कहा, यह क्या बात हुई? तो वह कहने लगा, जवान लड़की है, जवान बंदा जल्दी ठीक हो जाता है। तू चल मेरे लिए खाना लगा दे, मुझे बहुत भूख लगी है। रोहित मेरी बेटियों का इतना ख्याल रखता था कि उसकी यह नानी सी हरकत भी मुझे हिला कर रख दी। आज उसने रिया की फिक्र क्यों नहीं की? रिया की तबीयत वाकई थोड़ी देर बाद ठीक तो हो गई, लेकिन जब मैं उसके लिए चाय बनाकर कमरे में जाने लगी तो अंदर बैठी अपनी बेटियों की बातें सुनकर मैं दरवाजे पर ही रुक गई। वह कह रही थी कि भगवान करे यह कुत्ते की मौत मरे, इसको सुकून न आए, शाम शान ले जाने के लिए भी कुछ ना बचे। ऐसा बुरा आदमी हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा और हमारी मान का भी दिमाग खराब कर रखा है। यह बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। यह किसके बारे में बात कर रही थी? मेरी छोटी बेटी ने कहा, उसको छोड़, अपने बारे में सोच। रिया, क्या होगा अगर माँ को यह बात पता चल गई तो वह तो जीते जी मर जाएगी। रिया कहने लगी, दिल करता है मैं ही खुद को खत्म कर लूँ। अब मैंने सोच लिया कि मैं सीधे अंदर चली जाऊंगी और इन सब से पूछूंगी कि यह क्या बातें कर रही हो। लेकिन इससे पहले मुझे रोहित ने बुला लिया। मैंने कहा, वह हमारी बेटियाँ कुछ अजीब सी बातें कर रही हैं, पता नहीं किसको कोस रही हैं बैठकर। मुझे लगता है यह रिया हमसे कुछ छुपा रही है। मैं बोल ही रही थी कि रोहित ने मुझे एक तोहफा दिया और कहा, तू उनको छोड़ और मेरी तरफ देख। आज उसका मूड बहुत अच्छा था। उसकी बातों में लगकर मैं यह बात भी भूल गई। लेकिन सुबह बहुत बड़ी मुसीबत आई। रिया बेहोश हो चुकी थी और होश में नहीं आ रही थी। अब तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना था, लेकिन रोहित अभी भी कह रहा था कि डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, ऐसे कैसे? मेरी बेटी को होश नहीं आ रहा। मजबूरी में उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने एक टेस्ट किया और उसके बाद घर भेज दिया। कहने लगी कि इसको बहुत कमजोरी हो रही है, लगता है इसमें खाना नहीं खाया। आपको टेस्ट की रिपोर्ट मैं फोन पर बता दूंगी। 2 घंटे के बाद डॉक्टर का फोन आया और बस उसके बाद तो जैसे हम सभी की जिंदगी बदल कर रह गई थी। डॉक्टर ने बात ही ऐसी बताई थी। जब मैंने यह बात सुनी तो मैंने फोन रखा और रिया के कमरे में कदम रखा और कहा, क्या इस दिन के लिए तुझे पढ़ाया लिखाया था? तुझे आजादी दी थी कि तू यह सब कुछ करे? बाकी सभी मुझे हैरान होकर देखने लगी, लेकिन रिया जानती थी कि मैं क्या बात कर रही थी, इसीलिए उसने सिर झुका लिया था। डॉक्टर ने बताया था कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है और उसने अपने बच्चे को खत्म करने के लिए कोई गोली खाई है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन बच्चा सही सलामत था और उसे कुछ नहीं हुआ था। रिया ने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा, बता यह सब किसने किया है? उसने कहा, सब बताती हूँ, और मुझे अपने कमरे में ले गई। वहाँ उसने मुझे अकेले में अलग कहानी सुनाई और कहा, यह सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है। मैंने कहा, ऐसे कैसे? किसी और का कसूर नहीं है, बता कौन है वह लड़का? उसी के साथ तेरी शादी करवाऊंगी। तो वह कहने लगी, वह कभी शादी नहीं करेगा और वह इस देश में नहीं है, बस आप इस बात को खत्म कर दें। मैंने कहा, अब यह बात इस तरह से खत्म नहीं होगी। पर वह कहने लगी, यह मेरी गलती है, मुझे जो सजा दोगे मुझे कोई मसला नहीं है, चाहे तो मेरी पढ़ाई खत्म करवा दो, मुझे घर बिठा दो, किसी बूढ़े के साथ मेरी शादी कर दो। मैं वैसे तो उसे कोस रही थी और बहुत परेशान थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि वह मुझसे भी ज्यादा परेशान है। मेरी बेटी बुरी तरह से रोने लगी और फिर बेहोश हो गई। मेरा गुस्सा खत्म हो गया और अब मुझे उसकी फिक्र होने लगी। वह फिर होश में नहीं आ रही थी। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि जो दवाई उसने खाई थी शायद उसका असर अब हो रहा है। उसके बाद उसकी हालत बहुत बुरी हो गई, लेकिन उसके पेट में पलने वाला बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। पता नहीं यह बात अच्छी थी या बुरी। मैं उससे बार बार पूछ रही थी कि यह किसका पाप है,
लेकिन वह नहीं बता रही थी। उसने अपनी जुबान पर ताला लगा रखा था और उसकी आंखें बता रही थी कि कोई बहुत बड़ी वजह है। रिया, तू मेरी अच्छी बेटी थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। उसका ऐसी बातों में कोई ध्यान नहीं था। वह सबसे बड़ी थी, खूबसूरत थी, समझदार थी। फिर अचानक से वह यह सब कैसे कर सकती थी? मैं बहुत परेशान थी। जब रात हुई तो मैंने देखा कि मेरा पति मेरे कमरे में आया और आते ही मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। मुझे बुरी तरह से मारने लगा। मैं चिल्लाने लगी, लेकिन मुझे कोई बचाने नहीं आ रहा था। वह कह रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं हैरान थी कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैंने किया क्या है, लेकिन वह नहीं रुक रहा था। उसने मेरी हालत खराब कर दी और मैं अचानक से चीख मार कर उठी। तब मैंने देखा कि रोहित सो रहा था और यह एक सपना था। वह भी जाग गया और उसने कहा, क्या हो गया? मैंने कहा, मुझे बुरा सपना आया है। उसने कहा, तुझे अब तक इस तरह के सपने आते हैं तो इस सब के बाद भूल क्यों नहीं जाती? मैंने बताया, जब मैं परेशान होती हूँ तो मुझे ऐसे सपने आते हैं। तू भी क्या सोचता होगा ना, हमारे घर भी कैसी मुसीबत है। रिम ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? उसने कहा, मैं कुछ नहीं सोचता हूँ। आजकल यह सब कुछ बहुत हो रहा है। बस तू भगवान का शुक्र अदा कर और बात यहीं पर खत्म कर। उसकी हालत भी अब पहले से ठीक है और वह मामला भी खत्म हो गया। नहीं तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। मैंने कहा, अब कौन सा मुंह दिखाने के काबिल रहे हैं? पता चल जाता कि आखिर यह सब कुछ किया किसने है। उसने कहा, कह, पता चल जाता तो क्या हो जाता? कोई भी अपनी गलती की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। लेकिन तू शुक्र कर, जो होना था हो गया। अब अपनी बाकी बेटियों को संभाल कर रखना होगा। मैंने कहा, अब उसको पढ़ाएंगे नहीं, बस इस दवा परीक्षा में बैठा कर उसके बाद सब खत्म। तो उसने कहा, नहीं नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा, क्या तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? तो वह कहने लगा, फिक्र नहीं करूं तो क्या करूं? मैं अपनी सहेली के घर गई और परेशानी में उसको सब कुछ बता दिया। वह थोड़ी सी उल्टी सीधी बातें जरूर करती थी, लेकिन थी तो मेरी अच्छी सहेली, बहनों जैसी। उसने कहा, मैं तुझे पहले ही कह रही हूँ कि मसला बाहर नहीं, तेरे घर के अंदर ही है। मैंने कहा, कह, तू क्या कहना चाहती है? मुझे खुलकर बता दे। उसने कहा, मैंने खुलकर कुछ नहीं बताना, लेकिन तुझे खुद यह सब कुछ समझना होगा। देख, तेरे घर में कौन है? तेरी बेटियां कहाँ जाती हैं? उनके कमरे में कौन आता जाता है? कौन है ऐसा जो उनके साथ यह सब कुछ कर सकता है? तुझे बहुत बारीकी से हर बात के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाकर तू यह पता कर पाएगी कि यह सब कुछ किसने किया है। नहीं तो इसी तरह सोच सोच कर ही पागल हो जाएगी, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। और ठीक कह रही थी, कोई तो ऐसी बात थी जिसको मैंने देख नहीं रही थी। मैं आजकल बहुत परेशान थी। जब मैंने एक दिन रोहित को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना, वह कह रहा था, मैं तो स्वर्ग में रहता हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे आसपास तो परियां ही परियां हैं। इस बात पर वह हंसने लगा। एक तरफ हमारे घर में इतना बड़ा तूफान आया था कि अभी तक कोई भी नॉर्मल नहीं हो पाया था, तो दूसरी तरफ वह इतना खुश होकर बातें कर रहा था। कहने लगा, औरत बड़ी झली होती है तो कोई है ही नहीं, और मेरी वाली से बड़ी पागल तो कोई है ही नहीं। मैं अचानक से कमरे के अंदर चली गई तो उसने फोन बंद कर दिया। मैंने पूछा, किससे बात कर रहे थे? तो कहने लगा, वह मेरी मामी है, जयपुर वाली, उससे बात कर रहा था। मैंने कहा, आज उसको तेरी याद कैसे आ गई? तो कहने लगा, बस आ गई होगी याद। साफ पता चल रहा था कि वह झूठ बोल रहा था और कोई बहुत बड़ा झूठ बोल रहा था। उसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि उसको यह पता ही नहीं चला कि वह अपनी रिश्तेदार के बारे में मुझे यह कह रहा है कि वह जिंदा है, जबकि वह तो मर चुकी थी। मुझे अचानक से मेरी सहेली की बातें समझ आने लगी। वह इशारा किस तरफ कर रही थी, अब मुझे समझ आ गया। रोहित ही तो था जो मेरी बेटियों के कमरे में जाता था और मैं बेफिक्र होकर सो जाती थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, अगर रोहित से सवाल करती तो वह झूठ ही बोलना था। मुझे यह जानने के लिए एक बढ़िया से प्लान की जरूरत थी कि वह कमरे में क्या करता था, और मेरे दिमाग में प्लान आ चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं चुपके से अपनी बेटियों के कमरे में छुप जाऊंगी। सुबह मैंने उनके कमरे में एक अलग से अलमारी रखवा दी। वह कहने लगी, अम्मा, इस अलमारी को यहाँ क्यों रख रही हो? तो मैंने कहा, बाहर जगह नहीं है इसलिए। मेरा इरादा उसी के पीछे छुपने का था, क्योंकि अगर मैं उसके पीछे छुपी होती तो किसी को पता न चलता कि मैं वहाँ पर खड़ी हूँ। शाम हुई तो मैंने आज उसे कहा कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। उसके घर में जागरण है, माता रानी की पूजा है, रात वहीं पर गुजारूंगी। उसने कहा। मैंने सोचा,
हाँ चलो जाओ, अच्छा है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मैंने कहा हाँ, बड़ी परेशान हूँ इसलिए जा रही हूँ। मैं चाहती थी कि वह यह सोचे कि मैं घर पर नहीं हूँ ताकि वह बेफिक्र हो जाए और जो भी करना चाहता है खुलकर करे। शाम होते ही मैं अलमारी के पीछे छुप गई। मेरी बेटियों ने खाना खाया और वे कमरे में ही बैठी थीं। जैसे ही रात हुई कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। रोहित कमरे में दाखिल हुआ। इसमें कोई खास बात नहीं थी क्योंकि वह इस समय उन्हें पढ़ाया करता था, लेकिन आते ही उसने कहा बस करो ये पढ़ाई और काम पर लग जाओ। मैंने सोचा यह क्या कह रहा है, यह तो उन्हें पढ़ाने के लिए आया था। उसके बाद उसने मेरी छोटी बेटी से कहा आज तेरी बारी है। फिर वहाँ वह सब होने लगा जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर को नर्क बना दिया है और मेरी बेटियाँ इसके हाथों इस्तेमाल हो रही थीं। वह मेरी बेटियों के साथ बहुत बुरा कर रहा था और मेरे ही घर में मेरी ही नाक के नीचे कर रहा था और मैं यह सोचती थी कि वह उन्हें पढ़ाता है। मैंने अपने फोन से उसकी वीडियो बना ली क्योंकि यह जरूरी था। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चला गया और मेरी बेटियाँ बैठकर रोने लगीं। इसका मतलब वह बच्चा जो रिया के गर्भ में था वह भी मेरे पति का था। आज मुझे वह दिन याद आ गया जब मैंने रोहित से शादी करने का निर्णय लिया था और सबने मुझे रोका था, मना किया था कि ऐसा न करूं। मेरा पहले पति इस दुनिया से चला गया था। वह बहुत निर्दयी इंसान था, रोज मुझ पर हाथ उठाता था, बिना वजह ही मुझे मारने लगता था। कहता था तू लड़कियां पैदा करती जा रही है और मुझे बेटा चाहिए। उसने मुझे एक दिन भी खुश नहीं रखा और मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। ये तीनों बेटियां उसकी ही थीं। उसके देहांत के बाद मेरी जिंदगी में रोहित आया, जवान और कम उम्र का लड़का जिसे मुझसे पागलों जैसी मोहब्बत थी। पर आज समझ आया कि उसे मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी, वह तो किसी और काम से आया था। उसे तो एक तीर से 4 शिकार करने थे, एक मैं और मेरी 3 जवान बेटियां। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे सबने रोका था, सबने कहा था लाजो तू पागल हो गई है, स्वार्थी बन गई है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोच रही। मैंने कहा लेकिन क्यों ना सोचूं अपने बारे में। मेरे पहले पति ने मुझे बहुत तंग किया, मुझे इंसान नहीं समझा। क्या मेरे सीने में दिल नहीं है? क्या मेरी कोई इच्छा ही नहीं है? अगर मैं उससे शादी करना चाहती हूँ तो तुम सबको क्या है? शादी के बाद रोहित ने हमेशा मेरी बेटियों को अपनी बेटियां समझा, लेकिन यह सब कुछ एक नाटक था। वह उनका बहुत ख्याल रखता था, इतना कि मैं भूल ही गई थी कि वह उनके बाप नहीं है। इतना ख्याल तो उनके अपने बाप ने भी नहीं रखा था, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि सौतेला बाप कभी अपने बाप की जगह नहीं ले सकता। मेरा कसूर यही था कि मैंने उस पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए कहते हैं सब कुछ कभी एक जैसा नहीं रहता। मुझे सोचना चाहिए था, गलती मेरी थी। वह वहाँ से चला गया और मैं अपनी बेटियों के सामने आ गई। मुझे देखकर वे हैरान रह गयी और उन्हें पता चल गया कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मैंने कहा तुम सबने मुझे बताया क्यों नहीं? वे रोते हुए बोली वह कहता था कि अगर हमने अपनी माँ को सब कुछ बताया तो वह आपको जान से मार देगा। हम ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि आपके अलावा हमारा कोई था ही नहीं, इसलिए हम डर गए। उसने हमें कहा था कि वह आपको बहुत आसानी से खत्म कर सकता है और वह ऐसा कर भी सकता था। फिर रिया के साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार भी वही है और यह बहुत समय से हो रहा था। मैंने कहा तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था। तुम्हारा अपना बाप जैसा भी था लेकिन डरपोक नहीं था, बहादुर आदमी था। तुम्हारे अंदर उसी का खून है। मेरी बेटियां बहुत रो रही थीं, पर मैंने उन्हें कहा बस अब सब खत्म हो गया, अब मैं तुम सबका बदला लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। उन्होंने पूछा आप क्या करेंगी? मैंने कहा मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। तुम लोग अपना सारा सामान लो और अपने स्कूल जाने की तैयारी करो क्योंकि हम यह शहर हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। 1 हफ्ता है तुम लोगों के पास, अपनी तैयारी करो पर किसी को बताना नहीं। मैंने अपनी बेटियों से कहा शहर छोड़ने से क्या होगा? उन्होंने पूछा। मैंने जवाब दिया कि यह हमें ढूंढ लेगा, बस तुम लोग जो कहा है वह करो। मैंने कहा था ठीक है, और जो वीडियो मैंने बनाई थी वह मेरे पास सबूत था। मैंने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करवानी थी और वह वीडियो भी देनी थी। उसके बाद पुलिस ने उसे जरूर पकड़ लेना था। मैंने शहर छोड़ने की तैयारी कर ली और अपनी बेटियों को भी समझा दिया कि क्या करना है और कैसे करना है। रोहित को बिल्कुल पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। वह बिल्कुल अनजान था। हम सब एक दूसरे के साथ थे और मैं बहुत सतर्कता से सब कुछ कर रही थी क्योंकि अब हम गलती नहीं कर सकते थे। पहले ही मुझसे बहुत गलतियां हुई थीं। मेरी दोस्त जानती थी कि रोहित एक बुरा इंसान था। जब हमारे फेरे होने लगे थे उसने मुझे बताया था कि अभी भी तेरे पास वक्त है, पर उस वक्त मैं पागल हो चुकी थी क्योंकि मुझे कभी मोहब्बत मिली ही नहीं थी। इसलिए जब इसने मुझे कहा था कि वह मुझे हमेशा खुश रखेगा
तो मैंने यकीन कर लिया, क्योंकि उसने कहा था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मेरी बेटियों को अपनी बेटियां समझेगा। शुरू में वह ऐसा ही था। अभी हमारी शादी को 7 साल हुए थे। समाज ने मुझ पर उंगली उठाई थी। उन्होंने कहा था कि इसको अपनी बेटियों का ख्याल नहीं है, बुढ़ापे में शादी कर रही है, बूढ़ी हो गई है लेकिन शादी कर रही है। मैंने किसी की बात नहीं सुनी थी और मैं अपने आप को सही समझती थी, लेकिन मुझे लोगों की बातें सुननी चाहिए थीं। हम समाज में रहते हैं तो हमें इसकी बातें भी सुननी पड़ती हैं। मैंने जाने का इंतजाम कर लिया और पुलिस वालों को सारे सबूत दे दिए। जैसे ही हम अपने मोहल्ले की गली से निकल रहे थे, पुलिस की गाड़ी हमारे घर की तरफ जा रही थी और रोहित घर में अकेला था। अगर वह पुलिस से बच भी जाता तो उसके लिए यही सजा काफी थी कि मैंने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मुझे पहले ही रात को नींद नहीं आती थी, अब तो बिल्कुल नहीं आती। ऐसा लगता है कि मेरी बेटियों के साथ जो कुछ हुआ है वह रोहित ने नहीं, मैंने किया है। हम दूसरे शहर में आ गए हैं। मेरी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो गई है, वे नौकरी करती हैं और मैं भी अपना घर चलाती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यह सब मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। मैं अपने आप को बहुत बुरा कहती हूँ। रात को नींद नहीं आती, बस जिंदगी इसी तरह गुजर रही है। दिल करता है कि जान दे दूं अपनी बेटियों के लिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।